हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट क्लास। आप सभी का स्वागत है राजनीति विज्ञान के पीजीटी क्लास में। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था पीजीटी के सिलेबस के बारे में, तो आज हम शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास पहले से स्टडी मटेरियल्स हैं तो उसको आप बाकायदा बहुत ध्यान से पढ़िए। और इसमें मैं कोशिश करूँगी कि हर चीज़, सारे टॉपिक कवर हों और पॉइंट टू पॉइंट आपको हर चीज़ पता चलती रहे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो है राजनीति विज्ञान, जिसमें हम उसके विषय, क्षेत्र और पद्धतियों के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप आप जब ये वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हर लाइन एक क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके नीचे जो बेल आइकन है उसे क्लिक करिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। चलिए, तो जैसा कि चैप्टर है, इसमें हम इसके विषय, क्षेत्र, इन सभी के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं और इसकी पद्धतियों के बारे में भी बात करना है। तो सबसे पहले हम आपको सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट जो हैं वो बताऊंगी। देखिए, पॉलिटिक्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से लिया गया है। ठीक है, पॉलिटिक्स शब्द ग्रीक भाषा के पॉलिस शब्द से लिया गया है, जिससे जो पुराना यूनान था उसमें नगर राज्य मतलब कहा जाता था, नगर राज्य कहा जाता था। तो उससे पॉलिस शब्द से यूनानी उसका नगर राज्य का ज्ञान होता है हमें। ठीक है, यानी प्राचीन यूनान में नगर राज्य कहा जाता था। इन नगर राज्यों की विशेषता ये थी कि इनके द्वारा स्वयं जो बहुत अधिकारी शासक वर्ग होते थे वो अपना शासन चलाते थे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि राजनीति शब्द का प्रयोग एक विशेष तरीके के सामाजिक प्रक्रिया को व्यवस्थित अध्ययन का बोध कराने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा की स्थिति में समाज के दुर्लभ संसाधनों पर अपना प्रभुत्व और नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास को राजनीति की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ये संज्ञा दी जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि राजनीति के क्रमबद्ध अध्ययन की शुरुआत कब हुई। आप सबको पता है कि 300 ईसा पूर्व में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के द्वारा यूनान में राजनीति के क्रमबद्ध अध्ययन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अरस्तु की जो रचना थी, कौन सी रचना, द पॉलिटिक्स, उससे हमें पता चलता है कि जो राजनीति है वो नगर और राज्य से संबंधित है और साथ ही साथ नीति और एक ये क्रिया है, ये एक कार्य है। ठीक है, पॉलिटिक्स से हमें, द पॉलिटिक्स जो अरस्तु की रचना थी, उससे इस चीज़ का ज्ञान होता है। स्टूडेंट, राज्य में सद्जीवन को पाने के लिए लोग जो कुछ भी करते हैं, जिन जिन गतिविधियों में भाग लेते हैं या जो जो नियम, संस्थाएं और संगठन बनाते हैं, उन सब को अरस्तु ने राजनीति के अध्ययन का विषय माना और इससे ही हम राजनीति की चिरसम्मत धारणा भी कहते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अरस्तु ने इस बात का खंडन किया है कि राज्य में सब तरीके की जो सत्ता है वो एक जैसी होती है। ठीक है, अरस्तु ने कहा कि राज्य में जो सत्ता है वो एक ही जैसे नहीं होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मध्य युग में राजनीति जो है वो गिने चुने राजाओं, दरबारियों, सामंत, सरदारों, सेनापतियों, नवाबों, रईसों, महंतों और मठ आधीशों की गतिविधियों से संबंधित थी। लेकिन आधुनिक राजनीति की शुरुआत किससे होती है? मैकियावेली और बोंदा से होती है। ठीक है, तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत किससे होती है? मैकियावेली और बोंदा से होती है। तो जनसाधारण की नज़र में राजनीति का मतलब क्या है? धोखाधड़ी, बेईमानी, नाइंसाफ़ी, मक्कारी। लेकिन वास्तव में ये राजनीति नहीं, बल्कि राजनीति को देखने का एक नज़रिया है। ठीक है स्टूडेंट, राजनीति को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबसे पहले उसके नज़रिए को समझें कि अलग अलग सिद्धांतों के मानने वाले लोग राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं और किस तरीके से उसकी प्रस्तुति करते हैं। क्योंकि हम अगर इस तरीके से ये बात कह दें कि राजनीति क्या है, इसको देखना सबका अलग अलग नज़रिया, तो हम इस तरीके से नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि राजनीति में जितने भी हम सिद्धांत पढ़ते हैं वो जो है
अपने अपने अर्थ को लेके चलते हैं। ठीक है, तो हमको सबसे पहले राजनीति का जो अर्थ है, जो सिद्धांत है, जो नज़रिया है वो समझना होगा। तो इसके अंतर्गत हम राजनीति के शक्तिवादी अर्थ को समझेंगे, उदारवादी लोग क्या समझते हैं उसके अर्थ को समझेंगे, राजनीति के मार्क्सवादी अर्थ को समझेंगे। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हम ऐसे नहीं कह सकते कि सबका अपना अपना नज़रिया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले राजनीति के शक्तिवादी अर्थ को समझते हैं। ठीक है, ये मैंने कहा था कि हर लाइन आपके लिए क्वेश्चन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजनीति के शक्तिवादी अर्थ की। तो राजनीति के शक्तिवादी अर्थ की मान्यता है कि राजनीति शक्ति का नाम है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करिएगा कि राजनीति को राजनीति मानने वाले विद्वानों में हॉब्स, लॉसवेल, मैरियम, मैक्स वेबर, रसेल, ट्रॉटस्की और मार्गेनथाउ है। तो अगर आपका एक क्वेश्चन आता भी है तो आप आराम से बता सकते हैं कि शक्ति को राजनीति मानने वाले विद्वानों में ये सभी विद्वान इसके समर्थक रहे हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट था आपके लिए। अब देखिए, राजनीति के शक्तिवादी अर्थ को मैकियावेली और हॉब्स के जरिए पहले लाया गया, लेकिन 20वीं शताब्दी में प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद ने इस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आपके लिए। गिल्ड और पामर ने राजनीति को शक्ति का अध्ययन माना है। गिल्ड और पामर ने राजनीति को शक्ति का अध्ययन माना, और साथ ही साथ BOE ने कहा कि राजनीति शासक और शासितों, आधिपत्य और अधीनता आदि मानवीय संबंधों से संबंधित है। तो राजनीति का अध्ययन इन राजनीतिक शक्तियों के संबंधों का अध्ययन है। स्टूडेंट, जो इसके समर्थक थे, ठीक है, शक्ति का उद्देश्य धन, सम्मान और सुरक्षा को भी मानते थे। इनके अनुसार समाज में 3 शक्तियाँ होती थीं। जो हम शक्तिवादी जो समर्थकों के हमने नाम बताए, इन्होंने बताया कि शक्ति का उद्देश्य धन, सम्मान और सुरक्षा है, और इनके अनुसार समाज में 3 शक्तियाँ हैं। वो 3 शक्तियाँ कौन कौन सी थीं? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। और साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहूँगी कि हॉब्स प्रथम आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक ने तो राजनीतिक शक्ति पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था। साथ ही साथ राजनीतिक शक्ति के लिए सत्ता, प्रभुत्व, नियंत्रण, प्रभाव, बल प्रयोग, नेतृत्व, आधिपत्य जैसे इन सभी शब्दों का भी प्रयोग होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राजनीति को शक्तिवादी किस नाम से जानते हैं? शक्ति के नाम से जानते हैं। इनके समर्थकों ने बताया कि यहाँ पे जो शक्तियाँ हैं समाज में, इनके अनुसार 3 शक्तियाँ हैं। कौन कौन सी? राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और सामाजिक शक्ति। मुझे उम्मीद है कि आपको ये राजनीति का शक्तिवादी अर्थ समझ में आ गया होगा। इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल गए हैं। अब बात करते हैं राजनीति के उदारवादी अर्थ की। स्टूडेंट, राजनीति के उदारवादी विचार जो हैं वो मनुष्य और समाज के संबंधों पर आधारित होते हैं। ठीक है, उदारवादी विचार मनुष्य और समाज के संबंधों पर आधारित होते हैं। तो अब हम बात करेंगे तो फिर उदारवादी अर्थ क्या है राजनीति का? स्टूडेंट, समाज में बहुत अनेकता है, ये आपको पता है। तो समाज, जाति, समुदाय और जो विभिन्न वर्ग हैं ये बटे हुए हैं, जिसका राज्य के द्वारा तालमेल और समाधान करना ही राजनीति है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए, उदारवाद के अनुसार राजनीति जो है वो समस्या निवारण की एक प्रक्रिया है जो राज्य के द्वारा संपादित होती है। अब क्लियर हो गया? अब देखिए, राजनीति का उदारवादी अर्थ एक जो नज़रिया है इसको हम बोलते हैं। तो बर्नार्ड क्रिक ने अपनी रचना इन डिफेंस पॉलिटिक्स जो 1960 में आई थी, सारे बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन सारे बुक्स को नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो बर्नार्ड क्रिक की रचना इन डिफेंस ऑफ पॉलिटिक्स जो 1960 में आई थी। मिलर की जो बुक थी वो थी द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स जो 1962 में आई थी। और रॉबर्ट डहेल की बुक थी हु गवर्न जो 1963 में आई थी। और साथ ही साथ मॉरिस दुर्वर्जर की बुक द आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स जो 1964 में आई थी, इसमें देखने को मिलता है। उदारवादी जो नज़रिया है, जो उसकी व्याख्या है, वो इन सभी पुस्तकों में देखने को मिलती है। तो मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि ये सारे राइटर, बुक्स और सन, ये तीनों चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये मिलान लगाने वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है और डायरेक्ट भी आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं, अगर हमने उदारवादी अर्थ की बात की है, राजनीति के उदारवादी अर्थ की, तो इनकी क्या मान्यता है। ठीक है, जैसे कि हमारे शक्तिवादी अर्थ ने कहा कि समाज में 3 शक्ति है, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और सामाजिक शक्ति, तो वैसे ही उदारवादियों की क्या मान्यता है। स्टूडेंट, राजनीति शांति और सामंजस्य स्थापित करती है, तो इसके अध्ययन का मुख्य विषय क्या है, व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति अपने हित साधने के उद्देश्य से समाज का सदस्य बनता है। साथ ही साथ देखिए, समाज एक बाजार है, तो राजनीति के द्वारा वर्गीय नहीं, सामान्य हित को पूरा किया जाता है। राजनीति का संबंध, ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राजनीति शांति और सामंजस्य स्थापित करती है। तो अध्ययन का इसमें मुख्य विषय किसे माना गया है, व्यक्ति को माना गया है। तो हमने अब समझा उदारवादी दृष्टिकोण। अब हम बात करेंगे राजनीति के मार्क्सवादी नज़रिए की। ठीक है, क्योंकि हम इसके अर्थ को समझ रहे हैं। तो मार्क्सवादियों का कहना है कि राज्य के द्वारा वर्ग हित में किया गया कार्य ही राजनीति है। देखिए, जितने भी विचारधाराएं हैं, चाहे वो शक्ति सिद्धांत हो, चाहे उदारवादी हो, चाहे मार्क्सवादी हो, जैसा मैंने कहा था ना कि समान नहीं होती सोच, तो सब अपने अपने विचारधाराओं के अनुसार अपनी अपनी धारणा रख रहे हैं। तो मार्क्सवादियों का कहना है कि राज्य द्वारा वर्ग हित में किया गया कार्य ही राजनीति है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि राजनीति एक सामाजिक प्रक्रिया है और जिसका उद्देश्य बुजुर्गा वर्ग के हितों को साधना है, और ये सर्वहारा वर्ग को दबाकर ही संभव है। स्टूडेंट, मार्क्स ने कहा कि उत्पादन प्रणाली ही समाज का आधार है और इसी आधार पर राजनीति नैतिकता, सामाजिक नियम, धर्म, दर्शन, संस्कृति की संरचना पर खड़ी होती है। तो मार्क्स के जरिए राज्य को बुर्जुआई हथियार माना गया है। साथ ही साथ अब मार्क्सवादियों की मान्यता हम देखते हैं, क्या इनकी सोच है। देखिए, इन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है वो समाज से जुड़ा हुआ है, समाज से अलग व्यक्ति को कोई भी अधिकार नहीं मिला है। तो समाज में 2 ही वर्ग हो सकते हैं, और वो जहाँ की निजी संपत्ति का अस्तित्व है, समाज में व्यक्ति का नहीं बल्कि वर्ग का अध्ययन होता है। राजनीति का दोहरा रूप है। ठीक है, पहले के द्वारा समाज में वर्ग विशेष को लाभ पहुंचाया जाता है और दूसरे के द्वारा समाज में व्याप्त जो विषमताएं हैं उनको खत्म किया जाता है। तो इस तरीके से राजनीति को मार्क्सवादी राजनीति कहा जाता है। स्टूडेंट, सर्वहारा की तानाशाही में राज्य के द्वारा जो काम किए जाते हैं उस राजनीति को स्वीकार किया जाता है। तो इस तरीके से हमने आज देखा राजनीति के शक्तिवादी अर्थ को, राजनीति के उदारवादी अर्थ को और राजनीति के मार्क्सवादी अर्थ को। जैसे कि हमारा ये पहला चैप्टर है जिसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसकी विषय क्षेत्र, पद्धतियाँ, इन सभी चीज़ों को, अर्थ को समझ रहे हैं। तो बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। स्टूडेंट, देखिए, राजनीतिक चिंतन राज्य की उत्पत्ति, विकास, प्रकृति और स्वरूप से संबंधित रोचक, आदर्शात्मक, ऐतिहासिक, तार्किक, काल्पनिक, मूल सापेक्ष और व्यक्तिपरक वर्णन या विवेचन है। ठीक है, हम राजनीति के अर्थ को समझ रहे हैं तो ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी होगा। देखिए, राजनीतिक सिद्धांत राज्य के दार्शनिक या चिंतन पक्ष के अलावा राज्य, व्यवहारिक क्रियाकलाप और राज्य मानव संबंधों का भी अध्ययन करता है। राजनीतिक चिंतन का जो क्षेत्र है वो राजनीतिक सिद्धांत से छोटा है। राजनीति के अलग अलग पक्षों को व्यवस्थित अध्ययन को राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। और साथ ही साथ राजनीतिक विचारधारा एक ऐसी मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो व्यक्ति, राज्य, समाज या अन्य विषयों पर अपनी नज़रिया रखता है और उसके पक्ष या विपक्ष में लोग रहते हैं। तो इस विचारधारा को राजनीतिक धर्म कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ राजनीतिक सिद्धांत में वैज्ञानिक अपना विचार भी प्रस्तुत करने से पहले बहुत गहन अध्ययन करते हैं, जबकि राजनीतिक विश्लेषण में एक विश्लेषणकर्ता वस्तुओं का इस तरीके से वर्णन करता है जिस तरीके से उसे नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि आज जो भी हमने आपको बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में इसके अध्ययन पद्धति, इसके उपागम के विषय में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप घर बैठ के तैयारी करना चाहते हैं, पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करिए। हमने कांटेक्ट डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू।